ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस कि किडनी स्टोन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो नेफ्रोलिथियासिस के अंदर जो मेन आपको पता होना चाहिए कि इसको हम कहते होते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी। ठीक हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी, इसको आप कहते होते हो कि जनाब ये क्या आपका एक तरह का नेफ्रोलिथियासिस है। या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हम नेफ्रोलिथियासिस के अंदर एक तो किडनी के स्टोन के अंदर डिस्कस करेंगे, दूसरा हम कौन सा कहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके आज का जो हमारी टॉपिक होगा किडनी स्टोन एक, यूरिटर स्टोन ये भी हम डिस्कस करेंगे, और आपके ब्लैडर के स्टोन ये इंशाल्लाह आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो यूरिटर जो आपके किडनी के स्टोन होते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी, तो इसके अंदर आपको जो मेन पता होना चाहिए कि किडनी के अंदर जो स्टोन बनता है उसके पीछे जो मेन रीजन होती है वो क्या होती है। आपने कहना है सल्यूट का लेवल जब ज्यादा हो जाए, सल्यूट का लेवल जब ज्यादा हो जाए और आपके फ्लूइड का लेवल कम हो जाए, सॉरी, सल्यूट का लेवल जब ज्यादा हो जाए और आपके फ्लूइड का लेवल कम हो जाए, आपके यूरिन का जो फ्लूइड है वो आपका क्या हो जाए एक तरह का कम, और सल्यूट अगर ज्यादा हो जाए तो इसकी वजह से जो यूरिन बनेगा वो क्या बनेगा आपका एक तरह का कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। और जब आपका कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा तो कंसंट्रेटेड यूरिन जो होता है ये क्या बनाता होता है आपका रेनल स्टोन की फॉर्मेशन करता है। क्या करवाता है आपके एक तरह का रेनल स्टोन फॉर्मेशन करता होता है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखें, जैसा कि मैंने पहले कहा कि नेफ्रोलिथियासिस के अंदर आपने देखना है कि हाँ जी, जब किडनी के अंदर स्टोन बनता है उसकी रीजन क्या होती है, हाई सल्यूट और लो फ्लूइड होता है। और जो आपका स्टोन बनता है उसकी रीजन मैंने बता दी कि उस यूरिन को क्या कहते हैं, एक तरह का कंसंट्रेटेड यूरिन कहते होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं एक तरह का नेफ्रोलिथियासिस कहते होते हैं। अब आपको आगे पता होना चाहिए कि जनाब आपके किडनी की स्टोन्स की जो टाइप्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम किडनी स्टोन की जो टाइप डिस्कस करेंगे वो है आपका कैल्शियम ऑक्सालेट। आपका तकरीबन 75% होता है। ठीक होगा जी, तकरीबन 75 to 80% जो होता है यही वाले स्टोन आपके होते हैं। अब देखें, जैसा कि इसका नाम ही कैल्शियम ऑक्सालेट है, तो सबसे पहले हम आते हैं इसके रिस्क फैक्टर की तरफ। कौन से आपके एक तरह के रिस्क फैक्टर्स की तरफ, कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका कैल्शियम ऑक्सालेट के जो स्टोन होते हैं इनमें जो रिस्क फैक्टर होता है, सिंपल सी बात है, कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा तो ही ये स्टोन बनेंगे। तो आपका हाइपर कैल्सीमिया एक, हाइपर कैल्सीमिया एक इसकी वजह से हो सकता है। दूसरा आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी डिजीज जो कि कैल्शियम के लेवल को बढ़ाती हो उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल हाई लेवल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है हाई लेवल ऑफ विटामिन डी। उसके बाद आपने कहना है कि एक तरह का मतलब कि आप कुछ डिजीज जिनके अंदर आपका कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है, क्रोन डिजीज, क्रोन डिजीज। उसके बाद आपने कहना है कि मल्टीपल माइलोमा के अंदर भी आपको एक तरह का कैल्शियम के स्टोन बनते हैं, मल्टीपल माइलोमा। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि अगर फॉर एग्जांपल मतलब कि ये सारे कॉजेज होते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमने एक बंदे को देखा, उस बंदे के अंदर हमें इस तरह का कोई भी कॉज नहीं मिला, ठीक हो गया, ना उस बंदे के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ था, ना ना उस बंदे के अंदर पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा था, ना उस बंदे के अंदर विटामिन डी ज्यादा एक्टिव था, ना उस बंदे को क्रोन डिजीज थी, ना उस बंदे को मल्टीपल माइलोमा था, लेकिन फिर भी उसके कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन थे, तो हम कहेंगे कि ये क्या होता है एक तरह का आइडियोपैथिक। और मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है यही होता है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ये यही होता है। और उसके बाद आपने कहना है कि दूसरा क्या हो सकता है, एक तरह का फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री। तो ये है। दूसरा आपने कहना है कि ऐसे जो स्टोन्स होंगे जिनको रेनल स्टोन होंगे उनके अंदर पीएच कैसी होगी, रेनल स्टोन के अंदर जो पीएच होगी वो कैसी होगी। तो आपने कहना है अल्कलाइन, आपने कहना है एक तरह का अल्कलाइन पीएच। ठीक हो गया, ये आपका एमसीक्यू आ जाता है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, जो रेनल स्टोन्स होते हैं वो दिखते कैसे हैं, मार्फोलॉजी उसको हम कहते होते हैं, क्या कहते हैं, एक तरह का मार्फोलॉजी कहते हैं। तो आपने कहना है कि रेनल स्टोन्स की जो मार्फोलॉजी होती है वो ये होती है कि वो एक तरह का रेडिश ब्राउन होते हैं, कहते हैं एक तरह का रेडिश ब्राउन होते हैं, आपने कहना है। ठीक होगा, रेडिश ब्राउन। और आपने कहना है कि ये रेडियो ओपैक होते हैं, रेडियो ओपैक होते हैं। ठीक होगा जी। तो ये कुछ बातें जो
आप लोगों को पता होनी चाहिए। कल मैंने आप लोगों को बेसिक के अंदर पढ़ाया था, आज मैं यही लेक्चर जो है वो आप लोगों को एक तरह का क्लिनिकल के अंदर यानी कि सर्जरी के अंदर करवा रहा हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ स्टोन किडनी के अंदर जब स्टोन बनते हैं उसको हम नेफ्रोलिथेसिस कहते हैं। कॉजेज का आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है सल्यूट का ज्यादा होना, फ्लूइड का कम हो जाना, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेटेड यूरिन होता है। और आपने ये कहना है कि कैल्शियम ऑक्सलेट सबसे मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन स्टोन इसके होते हैं। उसकी रीजन क्या आपने कहना है, हाइपरकाल्सीमिया हो सकता है, पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा हो सकता है, विटामिन डी हो सकता है, क्रोन डिजीज हो सकता है, मल्टीपल माइलोमा हो सकता है, और इसके साथ साथ आइडियोपैथिक कुछ कॉजेज हो सकती हैं। ठीक होगा, मोस्ट कॉमन कॉज यही होता है। फैमिली हिस्ट्री इन्वॉल्व हो सकता है। और जो पीएच होगी वो कौन सी होगी, आपकी अल्कलाइन पीएच होगी। जो आपके स्टोन जो लगेंगे वो आपको रेडिश ब्राउन और रेडियो पैक होंगे। ठीक है, अब हम जो आगे आते हैं, आगे देखते हैं कि इसके अंदर और क्या है। आगे आप लोगों को जैसे मैंने ये बताया कि ये कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन हुए, आगे हम आते हैं जनाब आपके और स्टोन्स की तरफ, जिसको हम कहते होते हैं एक तरह का ट्रिपल फास्फेट स्टोन। मतलब कि है तो ये कैल्शियम की, ठीक हो गया। कैल्शियम के साथ साथ आपने आगे क्या लिखना है कि एक तरह का, फॉर एग्जांपल इसको लिख सकते हो कि मैग्नीशियम फास्फेट आप लिखना है, मैग्नीशियम फास्फेट स्टोन, मैग्नीशियम, उसके बाद आपने लिखना है फास्फेट स्टोन, ये आपने कहना है। देखिए जी, जो मैग्नीशियम फास्फेट के जो स्टोन्स होते हैं, आपने ये कहना है कि ये बेसिकली आपके स्टोन जो बनते होते हैं, ये आपकी किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। किसकी वजह से बनते हैं, आपकी इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये जो इन्फेक्शन होती है, ये कौन कौन सी आपकी इन्फेक्शन काज करवा सकती है। सबसे पहले बंदे को हो सकता है कि प्रोटियस इन्फेक्शन हो सकता है कि क्लेब्जेला हो सकता है इन दोनों के साथ हो सकता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर जनाब स्टेफलोकोकस स्टेफलोकोकस हो सकता है कि हाँ जी जनाब स्ट्रेप्टोकोकस हो, और इसके साथ पता आपकी ई कोलाई। ठीक होगा, ये जनाब आपकी जो इन्फेक्शन होती है वो जनाब आपकी किडनी के अंदर स्टोन बनाती होती है। तो इसके अंदर होता क्या है, जस्ट आपने इस तरह समझना कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये किसी बंदे का किडनी है ना, ठीक हो गया, ये किडनी है, ठीक है। अब देखें सीन ये होता है कि ये जब कोई पैथोजन आपकी किडनी के अंदर ये जाता है ना, ये देखेंगे फॉर एग्जाम्पल ये किडनी के अंदर इस तरह का पैरामिड्स है, इस तरह समझ ले। ठीक होगा, ये इस तरह के पैरामिड्स है, ये इस तरह के पैरामिड्स हैं। ठीक है, अब होता कुछ यूं है कि ये जो आपकी किडनी के जो जाते हैं ना इन्फेक्शन, ये जैसे ही किडनी के अंदर जाती है तो ये यहाँ पर एक तरह का नाइडस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। नाइडस का मतलब होता है कि ये स्पेस बनाते हैं, गड़ा बना देता है। जब ये गड़ा बनाता है ना, ठीक होगा, जब ये गड़ा बनाता है तो इस गड़े के अंदर क्या होता है, इस गड़े के अंदर आके आप लोगों का सल्यूट रुकना शुरू हो जाते हैं। और वो सल्यूट कौन से, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम सल्यूट हो गया, फॉर एग्जाम्पल फास्फेट हो गया। ठीक होगा, मेनली ये दो, ये मैग्नीशियम और फास्फेट के जो सल्यूट होते हैं ये यहाँ पर रुकना शुरू हो जाते हैं। जब ये मैग्नीशियम और फास्फेट के जो सल्यूट होते हैं यहाँ पर रुकना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर जनाब ये इकट्ठे हो जाते हैं और एक मुकम्मल तौर पर एक स्टोन बना देते हैं। ठीक हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का, ये का वो एक तरह का रीनल स्टोन बन गया। ठीक है, अब देखें सिंपल सी बात है, ये बनाया किसने था, गला किसने बनाया था, ये इन्फेक्शन ने बनाया था। ठीक हो गया, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए वैसे हम आएंगे ट्रीटमेंट को प्रॉपर देखने के लिए। ठीक हो गया, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए पहले हम इन्फेक्शन को रोकते होते हैं और उसके बाद जनाब हम क्या करते हैं, एक तरह का मतलब के बाद में जनाब हम जो सर्जरी करते होते हैं, लेकिन इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक होगा, इसके अंदर जो पीएच होगी यूरिन की वो कौन सी होगी, यूरिन पीएच जो होगी वो कौन सी होगी, आपने कहना है अल्कलाइन यूरिन होगा। कौन सा यूरिन होगा आपका, एक तरह का अल्कलाइन यूरिन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद ये जो स्टोन्स होते हैं ये जनाब आपके स्टेग हॉर्न लाइक होते हैं। ठीक होगा, ये हॉर्न की तरह के होते हैं, क्यों, क्योंकि ये शेप ही ऐसा बनाता है जिसके अंदर जनाब आपका एक तरह का ये कैल्शियम और सल्यूट आपके डिपॉजिट हो सके। तो इस वजह से इसका जो नाम रखते होते हैं वो क्या रखते हैं, आपका एक तरह का स्टेग हॉर्न लाइक। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि हाँ जी जनाब स्टेग हॉर्न लाइक जो आप सुनते होते हो, वो जो देखते हो वो कहाँ पर देखते हो, तो आपने कहना है कि स्टेगोहॉर्न लाइक जो स्टोन्स होते हैं वो जनाब हम आपके एक तरह के मैग्नीशियम फास्फेट स्टोन्स के अंदर देखते हैं। ठीक होगा जी, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू आ सकता होता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आगे आप लोगों को जिस बात का पता होना चाहिए वो ये है कि ये वाले जो स्टोन्स होते हैं वो वाइट होते हैं, वो रेडिश ब्राउन थे और ये वाइट स्मूथ स्टोन थे। कौन से थे आपके, एक तरह के व्हाइट स्मूथ स्टोन होते हैं। ठीक होगा जी, ये व्हाइट स्मूथ स्टोन है। उसके बाद आगे अगली बात आपको पता, ये भी रेडियो ओपैक होते हैं, ये भी रेडियो ओपैक होते हैं। ठीक है, आपको मतलब कि आपने कहना है कि मैग्नीशियम फास्फेट के जो स्टोन होते हैं ये बेसिकली आपकी क्या होते हैं, एक तरह के इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। कौन सी इन्फेक्शन, प्रोटियस हो गया, क्लेब्जेला होगा, स्ट्रेप्टोकोकस होगा, ई कोलाई होगा। ये जो इन्फेक्शन होती है ये आपके किडनी के अंदर एक गड़ा बनाती है। जब ये किडनी के अंदर एक गड़ा सा बनता है वहां पर फिर आपके सल्यूट्स जाते हैं, जब ये सल्यूट्स जाते हैं वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके एक तरह का स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया जी।
उसके बाद आपने क्या देखना है कि फॉर एग्जांपल जब ये स्टोन बनता है तो ये कौन सी नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। और इसकी जब हम अल्ट्रासाउंड वगैरह एक्सरे वगैरह करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वाइट स्मूथ स्टोन हमें मिलता है और ये रेडियो ओपैक होते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं आगे, अगले को देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, आगे देखें जी। फॉर एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो आपके स्टोन होते हैं उनकी तरफ आते हैं कि नंबर थर्ड वाले जो स्टोन है वो कौन से हैं। उसके अंदर आपने कहना है यूरेट स्टोन या यूरिक एसिड स्टोन। कौन सा आपके यूरिक एसिड स्टोन या यूरिक एसिड वाले स्टोन कौन से होते हैं। यूरिक एसिड वाले स्टोन के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये तब होते हैं जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ होता है, यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है। तो अब आपको पता हो कि हाँ जी जनाब यूरिक एसिड का लेवल किन किन डिजीजेज के अंदर ज्यादा होता है। तो आपने कहना है कि वो डिजीजेज जिनके अंदर यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल गाउट, गाउट की जो डिजीज होती है उसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को कैंसर हो गया है, ठीक होगा, कैंसर के अंदर आपके सेल की ब्रेकडाउन होती है जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है। हाई प्रोटीन इंटेक, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो इंटेक प्रोटीन का बहुत ज्यादा करता है लेकिन कोई इस्तेमाल करता नहीं है, तो उसकी वजह से होता है आपके तरह का यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं वो जनाब आपके यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाते होते हैं। ठीक है, ये सारे जितने फैक्टर्स होते हैं ये आपके यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाते हैं जी। एक मिनट रुकिएगा यार। अच्छा जी, तो ये सारे जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, एक तरह का यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाते हैं। अब जो यूरिक एसिड होता है ये होता है एक तरह का एसिडिक इन नेचर, ठीक हो गया जी। और उसके बाद ये क्या करता होता है, ये जनाब आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जब ये आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता है तो इसके बाद क्या होता है, इसकी वजह से स्टोन बनते हैं। ठीक होगा, तो आपको मेन ये पता होना चाहिए। नंबर थर्ड, नंबर फोर आपको पता हो कि फोर कौन सी चीजें होती हैं, वो कौन सा स्टोन बन सकता है, उसको हम कहते हैं सिस्टीन स्टोन। कौन से होते हैं आपके एक तरह के सिस्टीन स्टोन। देखें जिस बच्चे को बेसिक सही आती हो, क्लिनिकल वही सही इतना समझेगा ना। देखें आपने सोचा होगा यार सारी चीजें तो पुरानी रिपीट हो रही हैं, ठीक है। आप इसमें देखें कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो तकरीबन बेसिक सारा वही रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक और क्लिनिकल के अंदर ये चीजें आपकी मिक्स हैं, सर्जरी के अंदर भी, क्योंकि बेसिक तो नहीं ना चेंज होने वाली। तो जहां पर आपकी सर्जरी वाला पोर्शन आएगा उसको हम फिर डिटेल में देखेंगे कि हाँ जी जनाब नहीं नहीं, यूरिक एसिड वाले जो स्टोन होंगे उसमें स्टोन एस्टिक होंगे। एसिड है ना, तो एस्टिक स्टोन होंगे, तो आपने कहना एस्टिक स्टोन। ठीक होगा जी। ये आपके मेन ये होता है जो कि एस्टिक स्टोन बनाता होता है, और ये आपका रेडियोल्यूसेंट भी होता है। ये रेडियोल्यूसेंट भी होता है। ठीक हो गया जी। अब हम आगे आ जाते हैं कि सिस्टीन स्टोन क्या होते हैं। सिस्टीन स्टोन आपने देखना है कि आपकी बॉडी के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम होता है सिस्टीन। ठीक हो गया जी। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपका किडनी है ना, सिस्टीन जब आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पर आता है ना, सिस्टीन जब आपकी बॉडी पे यहाँ आता है तो सिस्टीन नॉर्मली आपके ब्लड ये जो है, ये आपका जो ब्लड होता है ये यहाँ से सिस्टीन आपका रीअब्सॉर्ब होता है और आपके ब्लड के अंदर जाता होता है। ठीक हो गया। अब देखिए मेरी बात को गौर करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसकी म्यूटेशन हो जाए, जब इसकी म्यूटेशन हो जाएगी तो क्या सिस्टीन आपका यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो सके आपके ब्लड के अंदर जा सकेगा? जो आपका सिस्टीन है वो आपका रीअब्सॉर्ब हो सकेगा? तो सिस्टीन आपका रीअब्सॉर्ब नहीं होता। जब आपका सिस्टीन रीअब्सॉर्ब नहीं होता, वो ब्लड के अंदर नहीं जाता, तो सिस्टीन कहाँ जा रहा है? आपके यूरिन के अंदर जा रहा है। जब सिस्टीन आपके यूरिन के अंदर जा रहा है तो सल्यूट आपके यूरिन के अंदर जा रहा है। जब सल्यूट आपके यूरिन के अंदर जाएगा तो सल्यूट ज्यादा से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आपको कहते हैं एक तरह के किडनी के स्टोन बन सकते हैं, और इसको हम कहते होते हैं सिस्टीन स्टोन। क्या कहते हैं? एक तरह का सिस्टीन स्टोन कहते होते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, आगे देख लेते हैं क्या हिसाब है। तो सिस्टीन स्टोन के अंदर आपने कहना है कि इनके अंदर सिस्टीन लेवल जो होता है वो एक तरह का ज्यादा होता है, नंबर वन। नंबर टू आपने कहना है कि ये वाले जो स्टोन होते हैं वो भी आपके एस्टिक होते हैं। ये वाले स्टोन भी आपके कहते हैं एक तरह के एस्टिक होते हैं, और ये वाले जो स्टोन होते हैं ये रेडियो ओपैक होते हैं। देखें अगर क्वेश्चन के अंदर आए ना कि कौन से स्टोन आपके रेडियो ल्यूसेंट है, तो आपने कहना सिर्फ और सिर्फ यूरिक एसिड के जो स्टोन होते हैं वो रेडियो ल्यूसेंट होते हैं। बाकी आपकी बॉडी के अंदर जितने भी स्टोन होते हैं वो सारे के सारे रेडियो ओपैक होते हैं। क्योंकि ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी का एक ही स्टोन जो होते हैं वो रेडियो ल्यूसेंट होते हैं, और वो होते हैं यूरिक एसिड स्टोन। अब मेरी बात को आपने समझना है कि इसके अंदर एमसीक्यूज कैसे आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर इस तरह पूछ लेता है कि पेशेंट प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद abdominal पेन विच रेडिएटिंग टू राइट अम्बिलिकल रीजन एंड देन इट इज फॉरवर्ड टू ऑल एब्डोमेन। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह देता है कि आल्सो इट इज प्रेजेंटेड विद ब्लडी ब्लडी स्टूल, सॉरी नॉट अ ब्लडी स्टूल, यानी कि नॉर्मल स्टूल, डायरिया। उसके बाद वो कहता है कॉन्स्टिपेशन है। ठीक हो गया। और इसके साथ ये कह देता है कि हाँ जी जनाब इस बंदे के अंदर जो नॉर्मल कैल्शियम लेवल
लेवल है, ठीक हो गया। तो अब इसके अंदर कौन से स्टोन हो सकते हैं, तो आप लोगों ने क्या कहना है? ये जो भी मैंने सिम्टम्स आपको बताए हैं ना, वो क्रोन डिजीज के बताए हैं, ठीक है, यानी कि क्रोन डिजीज के बताए हैं। अब ये नहीं है कि वो एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछेगा, आपने ट्रिकी सोचना है कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि वो सारा क्रोन डिजीज का बता के और उसके बाद फिर पूछे कि इसके अंदर कौन से स्टोन हो सकता है। आपने कहा यार ये क्या मसला हुआ, पूछ कुछ रहा है बात कहीं जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रोन डिजीज की वजह से कैल्शियम ऑक्सालेट के स्टोन होते हैं, ठीक है। इस तरह एग्जामिनर पूछेगा। या फिर फॉर एग्जाम्पल वो पूछ सकता है कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है जनाब, वो प्रेजेंट करता है हाई सीवियर पेन है उसको, उसको बिग टो के ऊपर बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, उसके बिग टो के ऊपर, और उसके बाद जनाब उसके जॉइंट में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होती है। तो इसकी वजह से कौन से स्टोन हो सकते हैं? आपने कहा यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड जो होता है वो आपके जोड़ों के अंदर दर्द करवाता है, वो आपका गाउट करवाता है, ठीक हो गया। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। या फिर वो कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है, वो जनाब रिसेंटली उसका वजन कम हो रहा है, उसको जनाब फीवर होता है, उसको भूख नहीं लगती है, ठीक हो गया। और उसके बाद जनाब उसके बाद जनाब वो जनाब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, तो उसका प्रेजेंट होता है कि वो जनाब एक तरह का मल्टीपल माइलोमा का पेशेंट है, ठीक होगा। तो इसके अंदर कौन से स्टोन हो सकते हैं? तो आप इसको कह सकते हैं इसके अंदर यूरिक एसिड के स्टोन भी हो सकते हैं, इसके अंदर कैल्शियम के भी स्टोन हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल माइलोमा के अंदर आपका कैल्शियम भी ज्यादा इकट्ठा होता है और उसके बाद यूरिक एसिड का लेवल भी ज्यादा होने लग पड़ता है। या फिर फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा कंजेंटल स्टोन हो सकते हैं, तो आपने कहा सिस्टीन के स्टोन। फिर इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ जी जनाब कौन सा स्टोन आपका एक तरह का रेडियोल्यूसेंट है, तो आपने कहना यूरिक एसिड का स्टोन, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सा किस वाला है, कौन सा किस। स्टैग हॉर्न स्टोन आप किसके अंदर देखते हो? स्टैग हॉर्न स्टोन, तो आप लोगों ने कहना है कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो होते हैं वो स्टैग हॉर्न स्टोन होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन होता है कि ऐसे स्टोन जो कि इन्फेक्शन से फैलते होते हैं, तो आपने कहना मैग्नीशियम फास्फेट के स्टोन। आपने ऐसे स्टोन जो कि अमोनियम कलर का देते हैं, अमोनियम यानी कहते हैं, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसका क्या होता है एक तरह का, ये भी आपका क्या एक तरह का स्टैग हॉर्न यानी कि मैग्नीशियम फास्फेट के स्टोन है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज इस तरह आएंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एमसीक्यूज किस तरह आ सकते हैं। अब हम आते हैं जनाब आपका एक तरह का मतलब कि किस तरह हम स्टोन से प्रिवेंशन हासिल कर सकते हैं। प्रिवेंशन में क्या है? प्रिवेंशन सिस्टीन वाला जेनेटिकली होता है। आपका सिस्टीन जो होता है वो नॉर्मल किडनी की ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब होकर आपके ब्लड के अंदर जाता होता है, ठीक हो गया जी। अब देखें अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे की किडनी की ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही, ठीक हो गया, तो इस वजह से फिर क्या होगा कि वो ब्लड के अंदर नहीं जाएगा। जब वो ब्लड के अंदर नहीं जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? आपके यूरिन के अंदर जाएगा, ठीक होगा। और जब वो यूरिन के अंदर जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? आपको एक तरह का सिस्टीन के स्टोन हो सकते हैं, ठीक होगा जी। अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं इसकी प्रिवेंशन की तरफ। स्टैग हॉर्न स्टोन आप देखते होते हो जनाब, आपका मेनली जो स्टैग हॉर्न स्टोन होते हैं वो आपने ये देखना है कि ये स्टोन जो होते हैं वो आपके कैल्शियम ऑक्सालेट के, और सॉरी नॉट कैल्शियम ऑक्सालेट, ये आपके मैग्नीशियम फास्फेट के स्टोन होते हैं, ठीक है, जो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। ये आपने कहना मैग्नीशियम फास्फेट के स्टोन। अच्छा जी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? पर आपने ड्रिंक सिस्टीन यूरिन में जा रहा है तो किडनी के अंदर से ही गुजर के जाएगा ना। सल्यूट तो सल्यूट यूरिन के अंदर जा रहा है, देखें फॉर एग्जांपल ये किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं, समझ आ रही है? ये किडनी के अंदर हो रहा है, ठीक हो गया। तो कैसे कामुलेट स्टोन, मेरी बात को और कीजिए, ये देखें ये सिस्टीन है, ठीक होगा। नॉर्मल ये कहाँ जाना चाहिए? इधर से ब्लड के अंदर जाना चाहिए था, ठीक हो गया जी। अब अगर ये यूरिन के अंदर जा रहा है, यूरिन के अंदर जाने का मतलब ये कि ये किडनी के अंदर ही ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है ना। यूरिन के अंदर जाएगा तो पहले किडनी को क्रॉस करके ही जाएगा, तो किडनी के अंदर ही ये ज्यादा होता जाएगा। तो जब ये किडनी के अंदर डिपोज ज्यादा होता जाएगा तो फिर क्या होगा कि ये किडनी के अंदर एक तरह का स्टोन बना देगा। यूरिन के अंदर जाने का मतलब ज्यादा ये कि ये वाला है, ठीक हो गया जी। ओके जी। अब हम आते हैं आगे और आगे आपने देखना है कि फॉर एग्जाम्पल करना क्या चाहिए। सबसे पहले आपने कहना है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। कितना पानी पीना चाहिए? तकरीबन 3 से 4 लीटर पीना चाहिए। हम 3 से 4 गिलास भी नहीं पीते, ठीक होगा। 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए कि हाँ जी जनाब आपने एक तरह के कैल्शियम और ऑक्सालेट के लेवल को कम करना होता है। ये आपकी प्रिवेंशन है, मतलब कि टमाटर वगैरह आपने नहीं खाने, ठीक है, क्योंकि पोटाटो के अंदर जनाब आपका ये वाला होता है, पोटाटो नहीं खाना। और उसके अंदर जो होता है फॉर एग्जांपल एक तरह का पालक, पालक के अंदर भी वैसे कैल्शियम और आयरन का लेवल ज्यादा होता है, यानी ये तो न्यूट्रिशनिस्ट आपको बता सकते हैं बेहतर, ठीक हो गया। उसके बाद
आपने ये काम करता है कि फॉर एग्जांपल कि ऑक्सालेट का लेवल जो है वही बात आ गई कि ऐसी डाइट जिसके अंदर ऑक्सालेट होता है वो भी आपने क्या करना है, एक तरह का काम इस्तेमाल करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को गाउट है तो अल्प्यूरिनोल की मेडिसिन आपने लास्ट में इस्तेमाल करनी, क्योंकि अल्प्यूरिनोल क्या काम करता है, ये गाउट यानी कि यूरिक एसिड बनने नहीं देता। ठीक हो गया। अल्प्यूरिनोल टैबलेट आपने देनी है। ठीक हो गया जी, ये आप कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जनाब आपके एक तरह के फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने ये सारे स्टोन बताए थे, अब हम आगे आने लगे हैं किन स्टोन्स के मतलब कि अगर किसी बंदे को किडनी का स्टोन होता है तो क्या होता है। ठीक हो गया। अगर किसी बंदे को यूरिटर का स्टोन होता है तो क्या होता है। अगर किसी बंदे को ब्लैडर का स्टोन होता है तो क्या होता है। आपको ये तो पता चल गया होगा कि हाँ जी जनाब इन तरह के स्टोन्स होते हैं, टाइप्स आपको पता चल गई कि हाँ जी जनाब ये आपके स्टोन्स की टाइप है। लेकिन अभी आपने देखना है फॉर एग्जाम्पल ये जनाब किसी बंदे का किडनी था। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये कहना है कि ये जनाब आपका किडनी था। अब हुआ कुछ यूं कि फॉर एग्जाम्पल ये जनाब आपका ब्लैडर इस तरह ये जा रहा है। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को इस किडनी के अंदर स्टोन है तो ये स्टोन आपका यूरिटर के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता, पहले तो ये बताइए। ये किडनी के अंदर स्टोन यूरिटर के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता। उसके बाद अगर किसी बंदे को यूरिटर के अंदर स्टोन है, ये यूरिटर हो गया जी। ठीक हो गया। और ये क्या था, आपका एक तरह का किडनी था। उसके बाद अगर किसी बंदे को यूरिटर के अंदर स्टोन है तो ये ब्लैडर के अंदर भी आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो सिंपल सी बात है, ब्लैडर के अंदर भी स्टोन आ सकता है। मतलब कि स्टोन आपका किसी भी जगह पर जा सकता है। तो आपको पता चल गया कि स्टोन की तो टाइप्स हैं वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। ठीक हो गया। लेकिन अब हम लोगों ने ये देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को किडनी का स्टोन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार इस बंदे को किडनी का स्टोन है। ठीक हो गया। अगर किसी बंदे को यूरिटर का स्टोन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार इसको यूरिटर का स्टोन है। और अगर किसी बंदे को ब्लैडर का स्टोन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ यार इसको क्या एक तरह का ब्लैडर का स्टोन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेनल स्टोन्स के क्लिनिकल फीचर्स। इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह का क्लिनिकल फीचर्स। और हम अभी क्या किसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करने लगे हैं, रेनल स्टोन के। रेनल स्टोन क्लिनिकल फीचर की हम बात करने लगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब रेनल स्टोन्स के अंदर जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, सबसे पहले आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब इसकी पेन कहाँ होती है, एक तरह के लंबर रीजन पर होती है। कहाँ होती है, एक तरह की सवियर कोल की पेन, सवियर कोल की पेन इन लंबर रीजन, इन इन लंबर रीजन। ठीक हो गया। अलीनवास कब ये क्या, अब याद कर स्टैब फॉर्म्स इन मैग्नीशियम। ठीक हो गया। सिवियर कोल की पेन इन लंबर रीजन। तो लंबर रीजन में क्या होता है, एक तरह की ये सिवियर पेन होती है। फॉर एग्जांपल ये बंदे पता कहते हैं यार मेरी, अब पंजाबी में वक्ही में पेन होना। ठीक होगा। एक तरह की कमर में पेन होना। और जब आप जहाँ आप रिब्स देखोगे ना, रिब्स के नीचे, ठीक हो गया, तो रिब्स के बिल्कुल नीचे जो होगा वहां पर आपको पेन होगी। ठीक होगा जी। राइट और लेफ्ट कोई भी हो सकती है, यूनिलेटरल, ये नहीं है कि मोस्टली आप मतलब कि मोस्टली बंदे की एक ही किडनी इन्वॉल्व होती है, दो किडनी बहुत काम ही होती है। और ये बहुत गंदी पेन होती है। जिन बेचारों को किडनी की पेन होती है वही समझ सकते हैं, बाकी कहते हैं ड्रामे लगा रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो आपने क्या कहना, सीवियर कोल की पेन इन लंबर रीजन। ठीक हो गया। उसके बाद जब फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन होगी ना, ठीक होगा, जब बंदा मूव करेगा ना तो ये पेन बैक की तरफ जाएगी। उस आपने कहना रेडिएट, रेडिएट टू बैक व्हेन मूव, यानी कि जब ये बंदा थोड़ा बहुत मूव करेगा तो पेन कहाँ जाएगी, आपकी एक तरह की बैक की तरफ जाएगी। ठीक होगा। और इसके साथ क्या होगा, इसके साथ ही होगा कि बंदे को यूरिन करते हुए इश्यू होगा, जिसको हम कहते हैं डिसयूरिया। क्या कहते हैं, एक तरह का डिसयूरिया होगा। इसके साथ और क्या होगा, बंदे के यूरिन के अंदर जब हम एक तरह का एग्जामिनेशन करेंगे तो यूरिन के अंदर जो होगा वो क्या होगा, आरबीसी आएंगे, आए होंगे। और जब आपके यूरिन के अंदर आरबीसी आते हैं इसको हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का हीमा चूरिया कहते होते हैं। ठीक हो गया। अब देखे टू और नंबर थर्ड, आप लोगों को पता होना चाहिए, मुझे ये बताना है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ये आपका स्टोन इधर है, ये स्टोन आपके नॉर्मल हिस्सों को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये जो स्टोन बना हुआ है ये किडनी के नॉर्मल हिस्सों को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, पहले तो मुझे ये बताएं। शाबाश। नॉर्मल हिस्सों को इफेक्ट कर सकता है। जब ये आपके नॉर्मल हिस्सों को इफेक्ट करेगा तो इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकती है, यानी कि इन्फ्लामेशन हो सकती है ना, जिसको हम कहते हैं कि इसकी वजह से क्या हो सकती है, एक तरह की इन्फ्लामेशन भी हो सकती है। इन्फ्लामेशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से जब इन्फ्लामेशन होगी तो फीवर होगा, जब इन्फ्लामेशन होगी तो फीवर होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आया जिसके जनाब कोल की वो पता क्या कहता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा सीवियर पेन होती है मेरे किडनी के अंदर। वो अक्सर तो वो खुद ही कह देते हैं, खुद ही मरीज डॉक्टर बने हुए होते हैं, डॉक्टर को बता रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे किडनी में पेन होती है। ठीक हो गया। पाकिस्तानी कौम वैसी माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट है ना। तो आपने कहना कि सीवियर कोल की पेन होती है, लंबर रीजन पर होती है, रेडिएट करती है बैक की तरफ।
ठीक है, जब कोई बंदा मूव करता है और इसके साथ उसको यूरिन करने के अंदर इश्यू होता है, सही यूरिन नहीं कर सकता और उसका यूरिन का कलर जो होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, आरबीसी की वजह से हीमाचूरिया कहते हैं, और इसकी वजह से होता है इन्फ्लेमेशन होती है, और कभी कभी इसकी वजह से यूटीआई के चांसेस भी हो सकते हैं, यूटीआई चांसेस भी हो सकते हैं। ये सिर्फ कॉम्प्लिकेशन में होता है अगर कोई रहे तो। ये था जनाब आपका एक तरह का रेनल स्टोन। अब मेरी बात को आपने गौर करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर आता है a patient presented to emergency department with severe colky pain in loin region, लंबर रीजन को लोइन रीजन भी कहते हैं, ठीक होगा, विद severe pain in lumbar or loin region which radiate to back when the person move। तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि ये रेनल स्टोन है। समझ आ गई है? अब मेरे ख्याल में क्वेश्चन का कम से कम आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि हाँ जी जनाब क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब अगर किसी बंदे की जो पेन एक ही जगह पर रहती है, उस बंदे की पेन यानी कि ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ जा सकती है, बाकी और किसी जगह पर पेन नहीं होती, जो बंदा है उसकी कमर मतलब पीछे की तरफ जा सकती है, उसके बाद बंदे की पेन जो होती है वो किसी और जगह मूव नहीं करती। तो आपने कहना है ये क्या एक तरह का रेनल स्टोन है। तो अब हम आगे जनाब रेनल स्टोन के आगे, और रेनल स्टोन के आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा होता है आपका एक तरह का यूरिटेरिक कोलिक। यूरिटेरिक कोलिक, यूरिटेरिक कोलिक मतलब ये कि अगर किसी बंदे को यूरिटर के अंदर स्टोन हो जाए, यूरिटेरिक कोलिक, यूरिटेरिक कोलिक, इसके अंदर हम देख लेते हैं। देखेंगे अगर किसी बंदे को यूरिटर के अंदर पेन है ना, फॉर एग्जांपल ये आपका किडनी था, ये इस तरह ठीक होगा जी। इसके बाद ये जनाब हम जो बात कर रहे हैं वो जनाब इस हिस्से की कर रहे हैं, हम ये हिस्से की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अगर किसी बंदे को पेन होगी तो क्या होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल ना आपके पास कोई एक बंदा आता है ना, ठीक हो गया, वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे जो पेन है ना, ठीक हो गया, वो लंबर रीजन से रेडिएट करती है और ग्रोइन रीजन तक जाती है, और सिवियर पेन है जब मैं मूव करता हूँ, मेरी बात को गौर कर रहे हैं, ग्रोइन रीजन तक जाती है, ठीक हो गया। आपने क्या कहना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अगर ये कहे ना, देखो सिंपल सिंपल बातें और सिंपल सिंपल बातों से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक हो गया, इसके अंदर कोई वो वाला हिसाब नहीं, और ये तब बहुत ज्यादा फायदा देता है आपको जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, ठीक हो गया, तब जब आपके पास पेशेंट आता है ना तब बहुत ज्यादा आपका एक तरह का फायदा होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक हो गया, कि एक तरह का आप इस तरह समझ सकते हो कि मैं ग्रोइंग रीजन आप अगर मैं बनाऊं, फॉर एग्जांपल आपने समझना है कि यार ये एक तरह का ठीक होगा जी, ये इस तरह का हिसाब है, ठीक है, आपने ये समझना है कि ये वाला जो हिस्सा होता है ना जो ग्रोइंग रीजन होता है, ठीक हो गया, ये रीजन जो होता है वो जनाब आपका एक तरह का ये फॉर एग्जांपल किसी की टांग होगी बेचारे की, ठीक हो गया जी, ये टांग दूसरी होगी, तो ये जो ग्रोइन रीजन होता है वो जनाब ये वाला हिस्सा होता है, ठीक हो गया जी, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं, यानी कि वो पेन जो कि जेनिटल की तरफ जा रही हो, यानी कि आपने कहना है कि पेन आपकी इधर से स्टार्ट होती है, ये वाली जो पेन होती है यूरिटेरिक की, ठीक हो गया, इधर से स्टार्ट होती है और पेन आपकी इस तरह रेडिएट करती है, ठीक हो गया। और नॉर्मल बंदे के अंदर जो किडनी की पेन होती है वो सिर्फ इधर तक रहती है, ठीक होगा, ये किडनी की जो पसली है ना इससे नीचे तक रहती है, ये तक, और जब अगर मूव भी करे तो पीछे की तरफ जा सकती है, बैक की तरफ रेडिएट कर सकती है। लेकिन ये बेचारा जब बंदा रेडी पेन करता है तो ये पेन कहता है कि मेरे जेनिटल हिस्सों की तरफ जा रही है, ठीक है, तो आपने कहना है कि इसके अंदर का एक तरह की जेनिटल रीजन की तरफ मूव करेगी, ग्रोइन रीजन की तरफ मूव करेगी। तो आपने कहना है कि ग्रोइन रीजन के अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर आता है कि हाँ जी जनाब ग्राउंड रीजन के अंदर जो पेन होती है वो क्यों होती है, तो आपने कहना ग्राउंड रीजन के अंदर जो पेन होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि यूरिटेरिक कोलिक है, यूरिटेरिक को स्टोन है, ठीक होगा, तो आपने कहना यूरिटेरिक कोलिक, ठीक होगा, तो यूरिटेरिक कोलिक के अंदर आपने क्या बताना है कि पेन जो होती है वो जनाब आपके एक तरह के फॉर एग्जाम्पल आपने ये कहना है कि जो पेन होती है वो जनाब आपके एक तरह के बैक से स्टार्ट होती है, लोइन से स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है, लोइन टू ग्रोइन, लोइन टू ग्रोइन, आपने ये कहना है ये पेन जो होती है वो लोइन टू ग्रोइन होती है, ठीक हो गया, तो आपने ये बात बता दी। अब देखें जी लोइन टू ग्रोइन जैसा कि मैंने ये बता दिया कि इसके अंदर हम ये पेन देखते हैं, उसके अंदर ये क्या होती है, सवियर पेन होती है, ठीक हो गया, रेडिएट करती है, रेडिएट करती है, और उसके बाद और क्या आ सकता है, और सेम वही डिसयूरिया होता है जी, ठीक हो गया, उसके बाद हिमाचूरिया हो सकता है जी, ठीक हो गया जी, उसके बाद जनाब आपने कहना है कि एक तरह का इन्फेक्शन हो सकती है जी, ठीक होगा, उसके बाद बंदे को फीवर हो सकता है जी, ठीक हो गया, उसके बाद जनाब ये सारी फीचर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये था जनाब आपका यूरिटरी कोलिक। अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है आपका एक तरह का ब्लैडर कोलिक, के ब्लैडर के अंदर अगर किसी बंदे को पेन हो तो क्या होता है, ब्लैडर कोलिक। ब्लैडर कोलिक के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है एक तरह का, फॉर एग्जाम्पल इसका आपने थोड़ा सा ना थोड़ा सा गौर करना है, ये जनाब आपका एक तरह का किडनी है,
इधर से जनाब ये आपका किडनी है, इधर से जनाब इस तरह यूरिटर जाता है, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये जनाब ब्लैडर है और उसके बाद ये एक तरह का यूरिथ्रा है, ठीक हो गया जी। इसकी जो ये इसके अंदर जो स्टोन बनता है वो ये ब्लैडर के अंदर बनता है, ठीक हो गया। और ये वाला जो हिस्सा होता है, अगर किसी बंदे को ब्लैडर के अंदर पेन हो तो वो कौन सी पेन होती है बताओ ना, ये आपका हिस्सा कौन सा होता है? अगर आप थोड़ा सा बताओगे, शाबाश, थोड़ा सा। ये फॉर एग्जाम्पल एक बंदा इस तरह है, ठीक हो गया, आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, शाबाश। आपने क्या कहना, ये वाला जो रीजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहते होते हैं। ये मैंने रीजन आपको फुल डिटेल के अंदर पढ़ाए हुए थे, अगर आपने थोड़ा सा गौर से पढ़े हुए तो। इसको कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो आपने कहना कि इस बंदे के अंदर जो पेन होती है वो कहाँ होती है, आपकी एक तरह की हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में होती है। और ये जो पेन होती है ना, ये आपकी रेडिएट कहाँ कर सकती है, ये भी सवियर पेन होती है। और ये जा सकती है आपके यूरिथ्रा तक। कहाँ पेन जा सकती है, आपके यूरिथ्रा तक। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पेन आपके ब्लैडर से शुरू हो और उसके बाद आपके यूरिथ्रा तक जा रही हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब ये कौन सी पेन, आपकी ब्लैडर की पेन है, ठीक हो गया। और दूसरी बात आपने कहनी है कि हाँ जी जनाब, इसके साथ क्या होता है कि ये जो पेन होगी इसके साथ भी डिसयूरिया होगा, इसके साथ भी हिमाचूरिया होगा, ठीक हो गया जी, हिमाचूरिया होगा। इसके साथ भी इन्फेक्शन हो सकती है, इसके साथ भी फीवर हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक और चीज होती है, क्या? अब देखें, इसके साथ ये होता है, मुझे आपने ये बताना कि जो यूरिन ऊपर से आ रहा होगा नीचे इधर, क्या वो आपके ब्लैडर से बाहर निकल सकेगा? पहले शाबाश ये बताइएगा जी, ये सारे का सारा वो बाहर निकल सकेगा? बताएं 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 बताएं। नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से जो यूरिन होगा वो वापस जा सकता है कि नहीं जा सकता, कुछ है। लेकिन एक किडनी की तरफ जाएगा या दोनों किडनी की तरफ जाएगा? हाँ जी, एक किडनी की तरफ जाएगा या दोनों किडनी की तरफ जाएगा? दोनों की तरफ जाएगा। यहाँ भी क्या, और अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी किडनी के अंदर फ्लूइड जा रहा है, इसको आप क्या कहते होते हो? शाबाश, हाँ जी, इसको आप क्या कहते हो? अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी किडनी की तरफ फ्लूइड जा रहा हो और फिर किडनी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाए, तो इसको आप क्या कहते हो? इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? वेजिको यूरिटर रिफ्लेक्स और चीज है वो तो, और साहबा शाबाश, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्या होगा? हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो मुझे आपने ये बताना कि इसके अंदर बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा या यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, ये बताइए जी। इसके अंदर बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, ठीक हो गया। अब दूसरी बात आपने समझनी है, अगर फॉर एग्जाम्पल जो यूरिटर के अंदर मैंने आपको बात बतानी थी, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के यूरिटर के अंदर यहाँ पर स्टोन है, ठीक हो गया, तो अब ये फ्लूइड जो इधर जाएगा नीचे जाएगा, इधर फ्लूइड नीचे नहीं जाएगा। जब ये नीचे नहीं जाएगा तो ये फ्लूइड कहाँ जाएगा? आपका ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। जब ये फ्लूइड आपका ऊपर जाएगा तो ये यहाँ से जनाब आपका फ्लूइड आपके यहाँ पर डिपॉजिट होता जाएगा। तो अब मुझे ये बताना है कि इसके अंदर यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा या बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा? शाबाश, जल्दी करें। इसके अंदर यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा या बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा? तो आपने कहना है कि इसके अंदर कौन सा नेफ्रोसिस होगा? यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। तो आप लोगों को मेन इस बात का पता होना चाहिए कि जो यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है वो किसके अंदर होता है, ठीक हो गया। जो बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है वो किसके अंदर होता है। यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस की जो कॉजेज होती हैं वो कौन सी होती हैं, बाइलेटरल कॉजेज की होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो आपको ये मेरे ख्याल में आप काफी हद तक पता चल गया होगा कि हाँ जी जनाब इसके अंदर कौन सा होता है, दूसरे के अंदर कौन सा होता है। क्लियर है जी? अब यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ क्वेश्चन हो तो वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश। हमने रेनल के स्टोन्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, हमने जनाब डिस्कस कर लिए कि आपके दूसरे जो स्टोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ हम आ जाते हैं। देखें कि फॉर एग्जाम्पल कि एक तरह का, ठीक है, कि ये वाला जो बंदा होता है, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट, रिपीट बाइलेटरल से पहले ये बाइलेटरल से ये वाला पॉइंट देखें। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी जो आपके यूरिटर के स्टोन होते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टोन है एक यूरिटर के अंदर ही है ना, ठीक है। ये वाला तो रास्ता ठीक है, इस रास्ते का तो मसला नहीं है, ठीक हो गया। जब ये रास्ते का मसला है तो जो यूरिन ये यहाँ से फ्लूइड यूरिन के अंदर, यहाँ फ्लूइड यहाँ यूरिटर के अंदर आ रहा होगा, ये आगे नहीं जाएगा। जब ये नहीं जाएगा तो ये फ्लूइड आपका पीछे जाएगा। जब ये फ्लूइड आपका पीछे जाएगा तो ये सिर्फ एक किडनी को डैमेज करेगा, दोनों को तो नहीं ना डैमेज कर सकता। तो इसने आपने कहना यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस विल सी इन द यूरिटेरिक स्टोन, ठीक हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, दूसरा आपने इसके अंदर क्या देखना है, दूसरा आपने देखना है कि इसके अंदर क्या है, बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस आपने देखनी है। मैंने उसके क्या अंदर क्या कहा था, यूनिलेटरल आप देखते होते हो, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने ये देखना होता है कि इसके अंदर और क्या होता है, एक तरह का पालपेबल गाल ब्लैडर देखते हो, और सॉरी नॉट अ गाल ब्लैडर, यानी कि जब हम ब्लैडर यानी कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के ऊपर हम हाथ लगाते हैं ना, तो वहां पर आपको लगेगा कि ब्लैडर एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जोर लगा रहा है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा इसको हम कहते हैं पाल पेबल गाल ब्लैडर, ठीक है। पाल पेबल, सॉरी नॉट पास, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, पाल पेबल यूरिनरी
ब्लैडर आप देखो, क्योंकि ब्लैडर जो है वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आप आगे देखते हो कि आगे क्या होगा, और इस हिस्से के ऊपर एक तरह की टेंडरनेस होगी, यानी कि कोई बंदा हाथ लगाएगा तो आप कहोगे यार यहाँ पर हाथ मत लगाओ, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा सीवियर पेन होती है, ठीक होगा। डॉक्टर्स को, जब डॉक्टर्स आपको चेक करेगा, आपने कहा डॉक्टर साहब यहाँ से बहुत ज्यादा दर्द होती है, प्लीज यहाँ पर हाथ मत लगाएं, ठीक होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को किडनी के अंदर कहा होगा तो वो क्या कहेगा, लोअर रीजन पर जब वो हाथ लगाएगा तो आपको डॉक्टर साहब यहाँ बहुत दर्द होती है, प्लीज यहाँ पर हाथ मत लगाएं, ठीक हो गया। तो ये आपको बात का पता होना चाहिए। और आगे हम आते हैं जनाब इसका एक तरह का टेस्ट की तरफ, के कौन कौन से हमें टेस्ट करवाने चाहिए अगर किसी बंदे को ब्लैडर का एक तरह का स्टोन है, या अगर किसी बंदे को रेनल स्टोन है, अगर किसी बंदे को एक तरह का यूरिटर का स्टोन है, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, एनीवन, शाबाश। हाँ जी, नेक्स्ट डिस्कस करें फिर। यूरिथ्रल स्टोन नहीं होते मोस्ट, मतलब कि यूरिथ्रा के अंदर स्टोन हो तो यूरिथ्रा रप्चर ही हो सकता है, मतलब कि। अच्छा जी, तो अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने लगे हैं वो है आप लोगों का इन्वेस्टिगेशन। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को स्टोन है तो आपने क्या करना है उसका, आपको लगता है कि उसको स्टोन है, तो सबसे पहले आपने करवाना है उसका एक्सरे। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, आपने कहना है एक्सरे। और सिर्फ एक्सरे आपने नहीं कहना, आपने पता क्या कहना है, एक्सरे ऑफ किडनी यूरिटर ब्लैडर, के यू भी लिखा होगा, तो आपने क्या कहना है, एक्सरे ऑफ किडनी यूरिटर ब्लैडर, ठीक होगा। ये तकरीबन 70 टू लेके 90% तक ये आपका पता चल जाता है। और जिस बंदे को भी एक तरह का हो ना तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ जी जनाब एक तरह का इसको क्या, एक तरह का स्टोन है, ठीक होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा एक्सरे नहीं ना करवाता, पहले तो आपने एक्सरे करवाना है। अगर आप एक्सरे नहीं करवाते तो फिर अल्ट्रासाउंड से भी काम चल जाएगा, लेकिन बेस्ट ये है कि आप एक्सरे करवाओ, ये बेस्ट तरीका है, ठीक हो गया। बेस्ट क्या कि आप एक तरह का एक्सरे करवाओ। तो ये एमसीक्यू आता होता है कि हाँ जी जनाब बेस्ट इनिशियल जो टेस्ट है आपका यूरिटेरिक स्टोन का, ब्लैडर स्टोन का, किडनी स्टोन का, वो क्या होना चाहिए, तो आपने कहना है कि बेस्ट जो टेस्ट होना चाहिए वो जनाब आपका एक तरह का एक्सरे होना चाहिए। आपने किडनी यूरिटर ब्लैडर तीनों जगह को करवाना है, क्यों, क्योंकि हो सकता है किसी बंदे को किडनी का स्टोन है, वो स्टोन थोड़ा सा ब्लैडर के अंदर चला गया, वो स्टोन थोड़ा सा यूरिटर के अंदर चला गया, तो हमने पूरा ये यूरिनरी ट्रैक का जो सिस्टम इन पूरे को जज करना है, इस वजह से हम किडनी यूरिटर ब्लैडर पूरे को चेक करते होते हैं, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कहे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, IOC, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द किडनी स्टोन, फॉर द यूरिटर स्टोन, फॉर द ब्लैडर स्टोन, आपने कहना है स्पाइरल सीटी, सीटी स्कैन अब्डोमेन, ठीक हो गया। यानी कि जब आप सीटी स्कैन अब्डोमेन करवाओगे तो आपको एक एक चीज जो होगी वो सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक हो गया। कि हाँ जी जनाब कि अब मसला कहाँ है, क्या मसला है, किधर का मसला है, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल एक तरह का दूसरे नंबर पर हम क्या करवाते होते हैं, एक तरह का सीटी स्कैन करवाते हैं, और क्या होता है एक तरह का मतलब क्या करवाते हैं, एक तरह का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अच्छा इसके साथ हम कोई टेस्ट करवा सकते हैं, जी बिल्कुल करवा सकते हैं। अच्छा मुझे आपने ये बताना है कि अगर किसी बंदे को फीवर हो, अगर किसी बंदे को फीवर हो जाए या किसी बंदे को कोई इन्फेक्शन हो जाए, हमने देखा था कि इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकती है कि नहीं, हमने नहीं देखा, शाबाश, पहले मुझे ये बताएं, हमने देखा था कि इसके अंदर कोई इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो जब इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं तब कोई WBC बड़े हुए होते हैं, कोई मतलब के सेल्स आपके बड़े हुए होते हैं, ये बताइएगा, शाबाश। जब आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तब आपके WBC वगैरह बड़े होते हैं, तो सिंपल सी बात है तब आपके WBC बड़े होंगे, ठीक होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा, WBC बड़े होंगे। तो आपने कहना है कि हाई लेवल ऑफ WBC, यानी कि WBC का जो लेवल होगा वो ज्यादा होगा, ल्यूकोसाइट्स लेवल जो होगा वो एक तरह का ज्यादा होगा, ये आपका जब इन्फेक्शन हो, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी कह सकते हैं, WBC भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल जब हम इसके अंदर यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, शाबाश, ये बताएं। हम यूरिन कल्चर करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हो, भाई सिंपल सी बात है, यूरिन कल्चर भी करवाएंगे, ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि हम देखेंगे कि वहां पर RBC आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक के साथ सोचना है, हम उसका क्या करवा सकते हैं, यूरिन एनालिसिस भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमने देखना है कि उसकी RBC यूरिन के अंदर आ रहे हैं तो वो क्या शो करते हैं, आपका हिमाचूरिया शो करते होते हैं, क्या शो करते हैं, आपका हिमाचूरिया शो करते होते हैं। 90% जो लोग हैं वो सिर्फ किडनी यूरिटर ब्लैडर का यही करवाते हैं और उसके बाद मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर भी है कि वो आपको करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, क्योंकि समटाइम ये होता है कि मैं बस थोड़ी देर से आऊंगा खाना पे है।
आ गया खाना। अच्छा जी, तो अब आपको पता चल गया कि फॉर एग्जांपल आरबीसी जो होते हैं वो यूरिन के अंदर आएंगे तो इसको हम कहते हैं कि एक तरह का हीमाचूरिया कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसी जब आएंगे इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स कहते होते हैं। ठीक हो गया जी, दो चीजें आपकी कवर होगी। अब हम नंबर थर्ड के ऊपर आएंगे। मुझे अब आप लोगों ने थोड़ा सा सोच के मुझे ये बताना है कि इस बंदे के अंदर आप एक तरह का फॉर एग्जाम्पल आरएफटी करवाओगे कि नहीं करवाओगे, रेनल फंक्शन टेस्ट। आरएफटी रेनल फंक्शन टेस्ट भाई वो भी तो करवाओगे, किडनी का ही मसला तो उसको देखना ही है ना। और नंबर फोर, जो जिसकी वजह से ये स्टोन बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सीरम कैल्शियम का लेवल, कैल्शियम का सीरम लेवल वो भी आप देखोगे। ठीक हो गया। या फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि सीरम फास्फेट लेवल, आप वो भी चेक करवाओगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप देखोगे कि फॉर एग्जाम्पल यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी के अंदर कितना है, ये भी देखोगे ताकि आपने स्टोन्स को अलहदा निकालना है। ठीक हो गया जी। वो मोस्टली करवाने को करवा सकते हैं लेकिन ऐसा कोई उसका रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये जो टेस्ट हैं ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए कि आपने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए डब्ल्यूबीसी का करवाने होते हैं। आपने यूरिन कल्चर करवाना होता है कि किसी तरह की इन्फेक्शन की वजह से कोई पस तो नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है कि इन्फेक्शन यूरिन कल्चर में कोई आरबीसी आते हैं, पस वगैरह आ जाती है। तो पस वगैरह को देखने के लिए, ठीक हो गया, आप आरएफटी करवाते हो, आप सीरम कैल्शियम करवाते हो, सीरम फास्फेट करवाते हो, यूरिक एसिड का लेवल चेक करवाते हो। क्लियर है जी। कोई यहाँ तक बच्चा है जिसको समझ ना आए वो बंदा पूछ सकता है। एनीवन, शाबाश। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो कि स्टोन कौन से टेस्ट करवाने। सबसे पहले अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा जाता है ना कि बेस्ट इनिशियल टेस्ट कौन सा, आपने आंखें बंद करके किडनी यूरिनरी ब्लैडर लगाना है, ये क्वेश्चन आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल पूछा जाए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सा है, तो आपने कहना है भाईजान सीटी स्कैन है। अगर फॉर एग्जांपल पूछा जाए कि हाँ जी अगर फॉर एग्जांपल पूछा जाए कि हाँ जी जनाब और आप कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं इन्फेक्शन के लिए, आपने कहना भाईजान हम डब्ल्यूबीसी का करवाएंगे, उसके बाद हम यूरिन एनालिसिस का करवाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वजह से करवाएंगे क्योंकि जनाब एक तरह का हम देखते हैं कि पास सेल्स का क्या हिसाब है, हिमाचूरिया है, सीरम कैल्शियम, सीरम फास्फेट, सीरम यूरिक एसिड का लेवल हम चेक करते होते हैं। अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आगे क्या हिसाब है। ठीक है, देखें जी, फॉर एग्जाम्पल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? ट्रीटमेंट के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग देते होते हैं। ठीक है, और एक बात अपने माइंड में रख लें, ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो आपको काम आएगी। ठीक हो गया, कभी भी पेन की दर्द के लिए हम एनसड यूज नहीं करते होते, ये लिख लें। अगर कभी भी किसी भी बंदे को पेट की दर्द है ना, मेरी बात को गौर कीजिए, अगर किसी भी बंदे को पेट की दर्द है, कोई भी पेट के हिस्से के अंदर दर्द है, एनसेड कभी भी यूज नहीं होती। एनसेड कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को पेट की दर्द है और वो पेट की दर्द की वजह से जनाब आपकी न्यूब्रल फोर्ट ले रहा है या ले रही है, नेप्रोक्सिन यूज कर रहा है या कर रही है, ठीक हो गया, उसके न्यूब्रल फोर्ट हो गया, ठीक है जी, नेप्रोक्सिन हो गया, कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कि जनाब आपकी क्या हो, एक तरह की एनसेड हो, वो कभी भी हम यूज नहीं करते। अगर किसी डिक्लोरफेनिक हो गया, ठीक होगा, डिक्लोरफेनिक हो गया, कभी भी हम लोगों ने पेट की दर्द के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। क्यों? क्योंकि पेट की दर्द के अंदर तो ये तो बल्कि पेट को और डैमेज वर्स करते हैं। मेरी बात को समझें, क्योंकि आप पेट की दर्द के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ना, नेप्रोक्सिन हो गया, उसके बाद जनाब एक तरह का न्यूट्रल फोर्ट हो गया, उसके बाद डिक्लोफेनिक हो गई, जो भी एनसेड ग्रुप्स की मेडिसिन हम इंशाल्लाह इसकी फार्माकोलॉजी के अंदर फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपने ये कहना है कि हम ये मेडिसिन हमें पेट की कभी भी दर्द के अंदर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नोस्पा वगैरह हो गई है वो, तो अक्सर कई बंदों को पेट की दर्द होती है तो हम नोस्पा वगैरह डिक्लोफेनिक ये वो सारे देते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं देनी चाहिए। इवन तक हॉस्पिटल में भी यूज होती है। क्यों? ये इस वजह से नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये मेडिसिन आपके अल्सर करवाती है और अल्सर आपकी पेन करवाता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को अल्सर की वजह से पेन हो रही है, हम ये दे रहे हैं, अल्सर और ज्यादा वर्स होगा कि नहीं होगा? पहले मुझे ये बताएं, शाबाश, अल्सर और ज्यादा वर्स होगा कि नहीं होगा? फीमेल के अंदर कभी कभी आप ये यूज करवा सकते हैं, क्योंकि फीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुअल पेन होती है तो मेंस्ट्रुअल पेन के अंदर जो रोकने के लिए मोस्टली जो मेडिसिन यूज करते हैं वो नेप्रोक्सिन हो जाती है, न्यूरल फोर्ट हो जाती है, वो यूज करना शुरू कर देती है। ठीक है, मतलब कि कभी भी फीमेल ओपीडी में या कभी भी आती है और वो ये कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में पेन हो रही है, ये हो रहा है, ठीक है, तो हो सकता है उनसे सबसे पहले बंदा ये पूछता है कि आपको मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री तो नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हो तो आप नेप्रोक्सिन और
न्यूब्रल दे सकते हो। अगर आपको यानी कि फीमेल को मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ना हो तो फिर आपने नेप्रोक्सिन और न्यूब्रल भी नहीं देनी। फिर आपने क्या होना है, फिर एक तरह का उसका पूरी बॉडी यानी कि जो एग्जामिन करके उसका मुकम्मल तौर पर उसके बाद आप मेडिसिन देते हो, तो उसको फिर आप ट्रीटमेंट लिखते होते हो। ठीक है, तो कभी भी आपने आंसर जो होती है वो पेट के दर्द के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हम एंटीस्पाज्मोटिक यूज करेंगे। कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग यूज करेंगे। तो एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग में जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो होती है ड्रोटावेरिन। कौन सी होती है आपकी, एक तरह की ड्रोटावेरिन। तो अगर कभी भी किसी बंदे को किडनी का स्टोन है ना, यानी कि किडनी की पेन हो रही है, तो आपने उसको फेवर करना है ड्रोटावेरिन के लिए। ठीक है, ड्रोटावेरिन। उसके बाद अगर ज्यादा ही दर्द है तो फिर आप कह सकते हो कि एंसर यूज कर लो, यानी कि अगर उसकी दर्द कम ही नहीं हो रही, ठीक होगा, किडनी का दर्द है, तो उसके अंदर हम यूज करते होते हैं जनाब आपका एक तरह का इंट्रावेनस पैथिडीन। ये दो। उसके बाद हमने देखा, हमने जनाब एक तरह का एक्सरे किया था। एक्सरे के अंदर हम लोगों को पता चल गया कि इसको किडनी का स्टोन है। पता चल जाएगा ना, और ये भी पता चल जाएगा कि हाँ जी इतना है। कभी आपने किडनी रिलेटेड ब्लैडर का एक्सरे की रिपोर्ट पढ़ी है कभी? तो उस रिपोर्ट के अंदर आपने एक चीज देखी होगी कि उसके अंदर वो साइज भी बताते हैं कि हाँ जी इतने मिलीमीटर का स्टोन है। बताते हैं कि नहीं बताते? अगर तो फॉर एग्जाम्पल स्टोन जो हो वो 5 मिलीमीटर से कम हो, 5 मिलीमीटर से कम हो, तो फिर आपने पता क्या कहना है, फिर आपने ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ पानी पियो, 3 से 4 लीटर वाटर इंटेक करो। अगर आपने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि हाँ जी जनाब जो स्टोन है वो कितना 3 से 4 लीटर के राउंड, 3 से 4 मिलीमीटर है या 5 मिलीमीटर से कम है, तो आपने उसको कहना है कि पानी पियो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, मसला ही नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल स्टोन जो है वो 5 मिलीमीटर से ज्यादा है, 5 मिलीमीटर से ज्यादा है, ठीक हो गया, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, हम इसके लिए मेडिसिन वगैरह देते हैं। ठीक होगा जी, हम क्या करते हैं, एक तरह का मेडिसिन वगैरह देते हैं। ठीक होगा। अब देखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल 5 मिलीमीटर से ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, एक तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे सबसे पहले, मेडिकल ट्रीटमेंट। और इस मेडिकल ट्रीटमेंट में हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते होते हैं, हम मोस्टली करते होते हैं नेफिडिपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है नेफिडिपिन, ये ठीक हो गया। उसके बाद अगर ये ना हो तो हम करते होते अल्फा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक हो गया। अब देखें ये आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल स्टोन आपने तकरीबन तकरीबन ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है 30 दिन, 30 डेज तक। ठीक होगा। अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट नहीं ना मिलता, आपको ये लगता है ना कि स्टोन नहीं निकला, ठीक हो गया, तो फिर आपने क्या काम करना होता है, फिर आपने एक तरह का वेव्स लगानी होती है। ठीक हो गया। फिर आपने क्या काम करना होता है, एक तरह का वेव्स लगानी होती है। और आपने क्या करना है, वो वेव्स कौन सी होती है आपकी, एक्स्ट्रा कॉर्पियल शॉक वेव्स। कौन सी होती है आपकी, एक तरह की एक्स्ट्रा कॉर्पियल शॉक वेव्स। इसको ये भी आप कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो एक्स्ट्रा कॉर्पियल शॉक लिथोट्रिप्सी। आप क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पियल शॉक लिथोट्रिप्सी। ठीक होगा जी। अब हम आगे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने ये बताया कि हाँ जी जनाब अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को किडनी का स्टोन हो, ठीक हो गया जी। उसके बाद जनाब मैंने ये कहा कि एक तरह का फॉर एग्जांपल अगर 5 मिलीमीटर से उसका साइज कम होगा तो आपने कहना भाईजान पानी पियो। अगर फॉर एग्जांपल इससे ज्यादा है तो आपने उसको मेडिसिन की तरफ लेकर आना है। मेडिसिन से भी कम नहीं होता तो फिर आपने शॉक शॉक वेव्स लगवानी है, एक्स्ट्रा कॉर्टिकल शॉक वेव्स होती हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने क्या काम करना होता है, आपने ये करना होता है कि एक तरह की फिर एंडोस्कोपिक रिमूवल होता है। अगर फॉर एग्जांपल फिर भी इससे भी काम नहीं चल रहा, ठीक होगा, फिर आपने क्या करना होता है, एक तरह का एंडोस्कोपिक रिमूवल होता है। इसके बाद आपने कहना है एंडोस्कोपिक रिमूवल, अगर ये फेल हो जाता है तो एंडोस्कोपिक रिमूवल। अगर फॉर एग्जांपल इससे भी काम नहीं चल रहा तो फिर आप करते होते परक्यूटेनियस नेफ्लो। इसके बाद अगर इससे भी काम नहीं चल रहा तो फिर आप करते एक तरह का परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, नेफ्रोलिथोटोमी हम ये करते होते हैं। जब फॉर एग्जांपल इससे भी काम नहीं करता तो फिर हम क्या करते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी करते होते हैं। ठीक हो गया। और अगर फॉर एग्जांपल स्टोन बहुत ज्यादा है, समझ आ रही है, मोस्टली इससे काम चल जाता है। अगर फॉर एग्जांपल स्टोन बहुत ज्यादा है तो फिर हम करते होते हैं ओपन सर्जरी। अब तो पाकिस्तान के अंदर भी ये कर रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी पाकिस्तान के अंदर भी की जाती है, तो इसका एक तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आजकल चल रहा है, बाद में होता है तो ओपन सर्जरी करें, लेकिन ओपन सर्जरी अब बहुत पुराना काम हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले मुझे आपने बताना है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को किडनी का स्टोन है, 5 मिलीमीटर से कम है, रिपोर्ट आपने करवाई, तो आपने क्या करना है, पानी पिलाना है। ठीक होगा, उसको कहना भाई पानी पियो जितना हो सकता है। अगर ज्यादा है आपने क्या करना है, नेफिडिपिन, और उसके बाद क्या करना है आपने, एक तरह का मतलब के
अल्फा ब्लॉकर के ऊपर ले आना है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल ये ठीक नहीं होता, फिर आपने लेके आना एक्स्ट्रा कॉर्पियल शॉक वेव्स की तरफ लेकर आना है। शॉक वेव्स भी आजकल काम में इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक होगा। आजकल सिर्फ ये इस्तेमाल ही होता है मोस्टली पाकिस्तान में। वो कहते हैं आओ जनाब एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, किडनी निकाल कर बाहर फेंकेंगे। हर हर दूसरे घर के अंदर ये मसला है। हो सकता है कि आप जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनमें से भी किसी के घर में ये इशू और उन्होंने भी किडनी निकलवाया हो और उनका भी यही तरीका इस्तेमाल किया होगा। मोस्टली 90% यही चांसेस हैं। नहीं तो कोई हकीम शकीम या कोई ऐसे के पास गए हो तो हो सकता है कि फिर ओपन सर्जरी के चांसेस, नहीं तो मोस्टली जो होता है वो यही होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो मैंने बताया परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी कर सकते हैं, उसके बाद ओपन सर्जरी कर सकते हैं। तो ये जनाब आपका सारे का सारा क्या होता है, एक तरह का एंडोस्कोपिक भी करते हैं, लेकिन एंडोस्कोपिक वो मतलब कि एंडोस्कोपिक रिमूवल वाला भी होता है, ठीक है। तो ये जनाब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं जनाब एक तरह का फॉर एग्जाम्पल यही मेथड, ठीक है, इस मेथड को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके किडनी से स्टोन निकाला जाए, किडनी से स्टोन निकाला जाए, रेनल स्टोन को अगर जब रिमूव किया जाए, रेनल स्टोन को जब रिमूव किया जाए, इसको हम कहते हैं पाइलोलिथोटोमी। क्या कहते हैं, एक तरह का पाइलोलिथोटोमी, जब हम किडनी से स्टोन निकालते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यूरिटर से स्टोन निकाला जाए, यूरिटेरिक स्टोन को रिमूव किया जाए, तो हम इसको कहते हैं यूरिट्रोलिथोटोमी। क्या कहते हैं, एक तरह का यूरिट्रोलिथोटोमी कहा जाता है, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल ब्लैडर से स्टोन निकाला जाए, ठीक होगा जी, इसको हम कहते होते हैं सुप्रा प्यूबिक लिथोटोमी। सुप्रा प्यूबिक लिथोटोमी। तो ये था जनाब सारे का सारा आपका रेनल स्टोन का टॉपिक। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनीवन, शाबाश।